बताइए क्या समझ में नहीं आया उपभोग फलन के अंदर। उपभोग फलन में बताइए क्या समझ नहीं आया। कुछ चीज़ होगी कुछ। देखिए मैं एक बारी आपको बता देता हूँ उपभोग फलन जो है क्या था। सर उपभोग सर फ... तो सी से रिलेटेड होते हैं ना। हाँ उस अच्छा ये बड़ा देखो ये सी सी याद है इसको। हाँ अब आई मेरे को समझ में बात। उपभोग फलन जो है आप उपभोग फलन जो है वो आपका क्या कहते हैं इनकम और कंजम्पशन के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उससे कंजम्पशन पे जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम घटने से कंजम्पशन घटती है। ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम के बीच में और कंजम्पशन के बीच में। और कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि भाई इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम के ज़ीरो होने पर भी कंजम्पशन का कुछ ना कुछ लेवल हमेशा होगा, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है जिसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं और इसको सी बार से डिनोट करते हैं। तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है दोनों बढ़ेंगे, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी और इनकम कम होने से कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन जिस लेवल से इनकम बढ़ रही है उस लेवल से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। इसी को किन्स ने जो है उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का नाम दिया है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं इस चीज़ को। के में बढ़ने की जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कंजम्पशन से। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती और कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल है। इसका कर्व हमने पढ़ा था, कभी भी बिंदु से स्टार्ट नहीं होगा ये, क्योंकि भाई सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये जो है मूल बिंदु से ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, मूल बिंदु के ऊपर से जो है ये स्टार्ट होता है और क्योंकि ये जो लेवल है ये सी बार को डिनोट करता है कि भाई मिनिमम कंजम्पशन इतनी चाहिए ही चाहिए। और ये पॉजिटिवली स्लोप डाउन क्यों है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है। और इसका एक मैंने आपको बीजगणितीय रूप बताया था एल्जेब्रिक कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब होता है स्वायत्त उपभोग और B का मतलब MPC था और I का मतलब जो है इनकम थी। तो ये MPC क्या होता है ये आज हम जो है सारा का सारा पढ़ लेंगे कि ये MPC जो है ये क्या है, बट उससे पहले जो है हाँ जी। सर आपने तो ये एमपीसी है ना जो, हाँ जी। इसको आपने स्लोप बताया था। हाँ उपभोग फलन का ये स्लोप है। हाँ। हाँ तो क्या दिक्कत हो गई। नहीं नहीं पूछ रहा था मैं। हाँ ये लिखा तो है मैंने, ये आप पूछा जाता है एक नंबर में, ये ध्यान रखना है कि एमपीसी जो है ये उपभोग फलन का ढलान होता है। ढलान का मतलब होता है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ जाएंगे, उनको भी वैसे समझ नहीं आता जो होंगे मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्लोप का मतलब ये होता है, स्लोप का मतलब ये होता है कि जैसे ये वक्र है, ठीक है, तो ये कितना होगा या कितना लीजिए, जैसे ये बना हुआ है, ये अभी जो है इस तरीके से बना हुआ, मतलब ज़्यादा ढालू बनेगा या कम ढालू बनेगा। जैसे ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। कितना ढालू बनेगा और कितना नहीं, ये जो है ये एमपीसी पे डिपेंड करता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में जो है कितना चेंज आ रहा है, तो उस चीज़ को कहते हैं स्लोप। ढालू कितना हो रहा है, वक्र, तो स्लोप। तो एमपीसी जो है, एमपीसी जो है वो कंजम्पशन का, उपभोग का जो है, उपभोग का जो है क्या होता है, उपभोग का जो है आपका स्लोप होता है, ढलान होता है। ये बात आपको जो है ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो अब हमें जो है ये तो उपभोग फलन हमने पढ़ लिया था, समग्र मांग क्या होती है और क्या कहते हैं समग्र मांग वगैरह क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था। अब हमें जो है समग्र मांग, इसके घटक सी, अच्छा वो रह गया अभी, तो सी तो पढ़ा है अभी हमने, आई तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने। अच्छा निवेश फलन तो रह गया अभी। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको ये बताया था कि समग्र मांग जो होती है वो सी प्लस आई का सम होती है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो
सी तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब हमें बात करनी है आई के रिगार्डिंग कि ये आई जो है ये क्या होता है। भाई मैंने बोला कि ए डी जो है वो ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई है। सी पूरा पढ़ लिया। अब इसी तरीके से डीप से हमको आई पढ़ना है। आई क्या था यहाँ में, आई मैंने आपको क्या बताया था, आई मैंने आपको ये बताया था 2 सेक्टर के अंदर जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो निजी उत्पादक हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं आई। ठीक है, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, निवेश। तो हम यहाँ पे आज समझते हैं सबसे पहले कि भाई निवेश फलन जो है ये क्या होता है, ये ज़रा आपको सबसे पहले समझना है। देखिए निवेश फलन की अगर हम बात करें तो वो क्या था, उपभोग फलन इनकम का और कंजम्पशन का वो था। तो इसी तरीके से अगर निवेश फलन की बात करें तो ये जो है भाई फलन है इनकम का। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। आपको ये समझना है निवेश फलन क्या है। निवेश फलन जो है आय और निवेश के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आय तथा निवेश के बीच आय तथा निवेश के बीच फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है, निवेश फलन कहलाता है। अब यहाँ पे बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है जी। हाँ जी, आई इज इक्वल टू निजी क्षेत्र ही है यहाँ पे। अरे आई निवेश कौन कर रहा है बेटा, निवेश निजी वाला भी कर सकता है, निवेश सरकारी वाला भी कर सकता है। तो मेरे मॉडल के अंदर जो हम ये पढ़ रहे हैं ये निजी वाले की वो है, निजी क्षेत्र का निवेश है, प्राइवेट सेक्टर का। तो अभी हम पढ़ रहे हैं निवेश फलन क्या होता है। तो निवेश फलन जो है किस चीज़ को बताता है कि इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है कि इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पे जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एफ का मतलब क्या होता है, फलन। और वाई क्या इस चैप्टर में, आय। वाई क्या इस चैप्टर में, आय है। एफ क्या इस चैप्टर में, फलन है। एफ चैप्टर में क्या, एफ फलन ही होता है दो चीज़ों के बीच में। और ये क्या है, निवेश है। तो इनकम में चेंज होने की फलन का मतलब सिर्फ ये है, जैसे मैंने आपको बोला कि कंजम्पशन जो है वो इनकम का वो है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लेफ्ट साइड होती है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो उपभोग है ना, वो आपका जो उपभोग है वो आपकी, ये y क्या है यहाँ पे, y है यहाँ पे इनकम। तो इसका ये मतलब है c इज इक्वल टू एफ वाई लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो उपभोग है वो आपकी आय पे निर्भर कर रहा है, निर्भर है, डिपेंड है आपकी। अब डिपेंड है ये, तो डिपेंड में क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी। तो भाई इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है और इनकम घटने से कंजम्पशन घटती है। इसी चीज़ को फलन कहते हैं कि भाई अगर आपका उपभोग जो है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है, तो अगर आपकी इनकम के अंदर चेंज आता है तो इनकम में चेंज होने की वजह से आपका उपभोग पर जो है उसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ को फलन कहते हैं। तो इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है और इनकम घटने से कंजम्पशन घटती है। तो इसी तरीके से आय और निवेश के बीच में जो फलनात्मक संबंध को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निवेश फलन कहते हैं। और निवेश जो होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, हमें पढ़ने हैं निवेश के प्रकार। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बारी जो है एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। निवेश जो है ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहला जो होता है इसको कहते हैं प्रेरित निवेश। और दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं स्वायत्त निवेश। एक तो होता है प्रेरित निवेश और एक होता है स्वायत्त निवेश। अब ये क्या दिक्कत है, प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश।
इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको जो है इंडियन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। जो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, इसको बेटा हम जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो थी, स्वायत्त उपभोग, उसको सी बार से डिनोट कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम आई बार से डिनोट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस आ जाता है 3 नंबर का कि प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में अंतर बताइए क्या होता है। तो भाई सबसे पहली बात तो जो प्रेरित निवेश होता है ना, ये कौन करते हैं? ये करते हैं निजी क्षेत्र वाले, सबसे पहली बात तो। जबकि जो स्वायत्त निवेश होता है ये कौन करता है? ये करता है सरकारी क्षेत्र। मतलब कि जो स्वायत्त निवेश होता है वो सरकार करती है, सरकार द्वारा किया जाता है, और जो प्रेरित निवेश होता है वो निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेरित निवेश होता है ना, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, इनका जो उद्देश्य होता है, ये क्या होता है? ये होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। लाभ कमाने के पर्पस से जो निवेश किया जाता है उसको प्रेरित निवेश कहते हैं। ठीक है जी। जबकि जो ये वाला जो निवेश होता है, स्वायत्त निवेश, इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता, वो होता है सामाजिक कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। क्योंकि सरकार कर रही है तो सरकार प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रही है, सरकार बस ये कर रही है कि इससे लोगों का कल्याण होना चाहिए। जैसे कि भाई लाइक उदाहरण की अगर हम बात करें तो भाई मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दिए। ठीक है भाई, स्कूल खुला है तो स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, पैसा लगेगा ना उसके अंदर, ऐसा थोड़ी ना फ्री में बन जाएगा, करोड़ों रुपया लगेगा तब जाके स्कूल खड़ा होगा। तो वो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है एक तरीके से, तो वो किसके लिए कर रही है कि हाँ इसमें बच्चे पढ़ेंगे और इससे भाई कल्याण होगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा दिए तो भाई लाखों करोड़ रुपए लगे, सरकारी हॉस्पिटल बन गए, तो सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी, हॉस्पिटल बने, तो वो ये नहीं कह रही कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगी इससे, बस इससे लोगों का कल्याण होगा, लोग अपना इलाज करवा सकेंगे, कुछ भी कर सकेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनकी मैं बात नहीं कर रहा कि ये प्रॉफिट के लिए की जाती है, मोस्टली ये दोनों तो जो है प्रॉफिट के लिए ही की जाती हैं। तो भाई ये वाला जो होता है स्वायत्त, ये करती है सरकार, इनका जो उद्देश्य होता है ये होता है सामाजिक कल्याण, उदाहरण मैंने लिख दिए। जबकि तो अगर आपसे पूछ रहे स्वायत्त निवेश क्या है, तो आपको बोलना है ऐसा निवेश जो सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है उसको स्वायत्त निवेश कहते हैं। ऐसा निवेश जो सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है इसको स्वायत्त निवेश कहते हैं। और अगर वो आपसे पूछ ले प्रेरित निवेश क्या होता है, तो आपको लिखना है ऐसा निवेश जो निजी क्षेत्रों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसको जो है प्रेरित निवेश कहते हैं। ठीक है, पहले में ये लिख दोगे कि यह निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, दूसरे में उद्देश्य लिख दोगे, तीसरे में क्या लिखोगे आप? तीसरे में चाहो तो अर्थ भी लिख सकते हो बेटा। इसमें आप ये लिख सकते हो कि ये जो प्रेरित निवेश होता है ना, इसमें क्या होता है, इनकम बढ़ने के साथ ये जो निवेश होता है ये बढ़ता है, और इनकम घटने के साथ ये जो निवेश होता है ये घटता है। इस निवेश का, प्रेरित निवेश का इनकम के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है इसका। किसके साथ? इनकम के साथ। इनकम बढ़ने से ये बढ़ेगा, इनकम घटने से ये घटेगा, उसको प्रेरित निवेश कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होता है, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, कुछ भी हो, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, ये जो निवेश होता है ना, ये क्या रहता है, ये जो है बेटा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है,
ये इनकम के लेवल से फ्री है, क्योंकि ये पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी किया जा रहा है, ये तो सरकार कर रही है बिना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये जो निवेश है ये ऐसा नहीं है इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा निवेश करो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इनकम कम है तो कम निवेश करो कम प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फिक्स रहता है, चाहे इनकम बढ़े घटे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट वगैरह प्रॉफिट रेट कुछ भी चल रहा हो, ये फिक्स रहेगा। तो इसीलिए अगर हम इसके वक्र की बात करते हैं, इसके अगर हम कर्व की बात करते हैं, तो ये किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो भाई जब मान लो जब इनकम नहीं है तो जीरो ही करोगे, तो ये इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई इनकम बढ़ने से ये बढ़ता रहेगा, इनकम घटने से घटता रहेगा, ठीक है। इनकम बढ़ने से ये बढ़ता रहेगा और इनकम घटने से घटता रहेगा, प्रेरित वाला। अच्छा, और यहाँ पे अगर हाँ जी, प्रेरित वक्र में हाँ ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे आय है और यहाँ पे जो है निवेश है। जैसे जैसे पहले इनकम वाई थी तो मैं इतना निवेश कर रहा था और फिर इनकम y1 हो गई तो मेरा जो निवेश है वो बढ़ गया, i1 हो गया। तो इनकम बढ़ने से निवेश बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे। जबकि अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं, मैंने बोला भाई ये तो चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, ये तो भाई कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है ये तो इसका जो कर्व है वो बनता है कुछ इस तरीके से। ऐसा क्यों बनता है इसका कर्व? इसका कर्व बनता है इस तरीके से, आई ये हो गया, एक्स ये हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं आय और यहाँ पे हम लिख देते हैं निवेश के भाई क्या कहते हैं कि भाई कुछ भी हो, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया बेटा। यहाँ पे आएगा निवेश, ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ आएगा आय। यहाँ पे भी सही करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आय, यहाँ पे लिख दीजिए निवेश कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी इनकम इतनी हो, चाहे आपकी इनकम इतनी हो, चाहे आपकी इनकम इतनी हो, कुछ भी हो आपकी इनकम, मेरा जो निवेश है वो फिक्स रहेगा इतना आई, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो आपसे डिफरेंस पूछेगा कि जी प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में डिफरेंस बता, भाई डिफरेंस जो है वो क्या होता है। तो ठीक है जी, डिफरेंस बता देंगे। 3 नंबर का आता है ये, तो 3 में मैंने 4-5 पॉइंट बता दिए हैं, ये आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कौन सा पढ़ना है भाई। मैंने आपको ये बोला कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो C प्लस आई का जोड़ है। क्या है? C प्लस आई का जोड़ है, ठीक है। तो और मैंने बेटा ये क्या बोला, ये I कौन सा है? मैंने बोला ये जो I है ये निजी क्षेत्र वाला है। क्या है ये निजी क्षेत्र वाला है, ये मैंने बोला। निजी क्षेत्र वाला कौन सा करता है? निजी क्षेत्र वाला करता है प्रेरित निवेश जो प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं। तो वैसे तो बेटा कौन सा बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए कर्व हमारा, पॉजिटिवली स्लोप्ड बनना चाहिए, क्योंकि मैं 2 सेक्टर का मॉडल पढ़ रहा हूँ। तो भाई C प्लस आई होता है, मैंने बोला भाई ये होता है परिवार क्षेत्र, ये होता है परिवार क्षेत्र, और ये निजी क्षेत्र वाला जो निवेश कर रहा है, और निजी क्षेत्र वाले में मैंने बोला भाई ये करता है निजी क्षेत्र वाला, तो निजी वाला करता है प्रेरित। निजी वाला बेटा कभी भी स्वायत्त नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और निजी वाला कभी भी स्वायत्त नहीं करता, ये ध्यान रखना। वो क्यों सामाजिक कल्याण करेगा? निजी वाला जो है वो अपने फायदे के लिए काम करता है, वो सेल्फिश होता है, वो हमेशा प्रेरित निवेश ही करता है। तो भाई वैसे तो कर्व बेटा ऐसा बनना चाहिए था, ऐसे पॉजिटिवली स्लोप डाउन। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैंने पहली वीडियो में आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि हमें पढ़ना है किन्स का रोजगार का सिद्धांत। क्या पढ़ना है? किन्स का रोजगार का सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। किसका पढ़ रहे हैं हम? किन्स का पढ़ रहे हैं। एक मैंने आपको बताया था, एक थे क्लासिकल और एक था किन्स।
क्लासिकल जो है वो विश्व की महामंदी में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से किन्स ने अपना निकाला कि जी मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे होगा है। और वहाँ पे मैंने एक आपको पॉइंट बताया था कि भाई ये जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट, ये अल्पकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? ये शॉर्ट रन की बात करता है। वहाँ पे मैंने पॉइंट बताया था पहले में, अगर आपको याद हो तो। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो है तकनीकी कह सकते हो, कीमत कह सकते हो, निवेश कह सकते हो, इन सब चीज़ों को ये क्या मानता है? इन सब चीज़ों को जो है ये बेटा स्थिर मानता है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों पॉइंट इसके बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अब आपको समझने हैं। जो किन्स है वो है, हाँ जी, इसका ये मानना है। हाँ, इसका जो पूरा का पूरा जो मॉडल है, इसका जो पूरा का पूरा ये जो सिद्धांत है ना बेटा, मॉडल नहीं है सॉरी, इसका जो पूरा का पूरा ये सिद्धांत है, ये अल्पकाल के ऊपर क्या है? अल्पकाल के ऊपर बेस है। ये दीर्घकाल की बात नहीं करता। इसका ये मानना है कि भैया जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी निवेश है, ये शॉर्ट रन के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते इतनी जल्दी। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? कि टाइम बहुत ही कम है, उसको कहते हैं शॉर्ट रन। ठीक है, तो ये मानता है कि भाई ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, कीमत, ये सारी की सारी चीज़ें अल्पकाल में इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती। इसकी वजह से ये क्या रहेंगी? ये स्थिर रहेंगी। क्या रहेंगी? ये स्थिर रहेंगी, इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए ज़रा, तो भाई चेंज नहीं हो सकता तो मुझे तो आई पढ़ना है। और है कौन सा? ये है निजी क्षेत्र वाला। बट बेटा क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो अल्पकाल के ऊपर बेस है, तो अभी जो कर्व बनेगा, वैसे बनना चाहिए था कुछ इस तरीके से, इंड्यूस्ड वाला ही तो बनना चाहिए था, क्योंकि हम तो निजी क्षेत्र की तो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है ये ऐसे नहीं, ये बन के निवेश अभी जो है वैसा जैसा स्वायत्त वाले के अंदर बना है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये कैसे बनेगा? ये जो कर्व है ये एक्स अक्ष के समांतर बनेगा। कर कौन रहा है? कर निजी वाला ही रहा है, निजी वाले की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये इनकम के लेवल से जो है ये अभी है, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं अल्पकाल की बात कर रहे हैं। अल्पकाल में किन्स ये मानता है कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सब बेटा चेंज नहीं हो सकते, इसलिए जो कर्व है वो इस तरीके का बनता है। और इसी फिर अब क्योंकि ये इनकम के लेवल से फ्री हो गया, ये इनकम बढ़ने में मेरा निवेश चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम इसको जो है स्वायत्त निवेश जो है कहते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो एसआई का सम होता है। ठीक है, मैंने पहले सी पढ़ा कि भाई उपभोग फलन जो है वो क्या होता है, और उसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनता है। फिर मैंने जो है आई पढ़ा कि भाई आई जो है ये क्या होता है, और इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनता है, ये मैंने पढ़ा। अब जो है मैंने दोनों के दोनों कर्व पढ़ लिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो है इन दोनों के दोनों कर्वों को अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट, क्या लिख दिया आपने? एक मिनट रुको जरा। आपने लिखा है अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर सोशल वेलफेयर का कार्य करते हैं तो क्या होगा? अरे मेरे भाई, प्राइवेट वाला बंदा कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइवेट वाला जो है कभी भी बेटा सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो अंबानी जो है सरकारी हॉस्पिटल चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। सरकारी वाला प्राइवेट वाला कभी भी काम नहीं करता है। तो अब मैंने दोनों कर्व, अब मैंने जो है दोनों कर्व को पढ़ लिया है कि जी सी कैसे बनता है और आई कैसे बनता है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो है
इन दोनों के दोनों वक्रों को जोड़ना है, क्योंकि भाई मेरे को AD का कर्व बनाना है। AD का कर्व मैंने ऊपर आपको जो है शॉर्ट में ये बताया था कि भाई AD का कर्व जो है इस तरीके से बनता है। तो अब जब मैंने दोनों कर्व पढ़ लिए, अगर मैं सिर्फ AD का कर्व बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनेगा? देखिए, अगर मुझे सिर्फ AD का कर्व बनाना है का, तो दो सी वाले कर्व और आई वाले कर्व को जोड़ना है। AD जो है आई का, मैंने बोला आई बनेगा, भाई आई जो है वो तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आई हो गया। सी बनेगा, सी भी बढ़ के आ गया कि भाई सी जो है ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ऊपर, ठीक है। और AD क्या है? वो इन दोनों का सम है, सी का और आई का इन दोनों का सम है। तो AD जो कर्व है वो आपका कुछ किस तरीके से बनेगा? AD जो कर्व है वो आपका बेटा, क्योंकि इन दोनों का सम है, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। अब कुछ बच्चे कहते हैं ये भाई ये कैसे बना दिया आपने, ये तो मैं ये कैसे जोड़ दिया, हमें समझ में नहीं आया ये जुड़ा कैसे। तो आपको कुछ इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जुड़ा कैसे है आपको बस ये समझना है। भाई ये देखो, ये I है, ठीक है, और ये C है। AD जो है इन दोनों का जो है, AD जो है इन दोनों का सम होता है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है, AD जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी ना। भाई मान लीजिए अगर ये 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 तो उससे ऊपर ही तो बनेगा ना। तो इस वजह से इसका जो कर्व है वो C और I के क्या बना है? C और I के ऊपर बना है। तो अगर हम केवल और केवल AD की बात करें, अगर मुझे केवल AD बनाना है, केवल AD, तो किस तरीके से बनेगा ये? अगर मुझे केवल AD बनाना है तो ये जो है कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ से स्टार्ट होगा, कभी भी मूल बिंदु से जो है स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो गैप है, ये जो गैप है ये क्या है? ये जो है ये C बार कहलाता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। और ये x अक्ष, ये y, और ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है ये ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि इनकम के बीच में और एग्रीगेट डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, यहाँ पे I है और यहाँ पे AD है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो है पॉजिटिवली स्लोप जो है ये आपका आता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड। अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। एग्रीगेट डिमांड तो आपने पूरा पढ़ लिया, C भी पढ़ लिया और I भी पढ़ लिया। C में उपभोग फलन क्या होता है वो आपको जो है ध्यान रखना है। अब जो है एक ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हम सुनेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई समग्र जो है एग्रीगेट सप्लाई। देखो बेटा बहुत ही ज़्यादा से समझेंगे। एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताया था कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हुई हैं, जो रेडी टू यूज़ हैं, उस पर लोग कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, उसको हम कहते थे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और मैंने बोला भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे दोनों आपस में बराबर? क्योंकि जब तक कुछ खर्च ही नहीं करूँगा तो कुछ खरीदूंगा कैसे? बिना खर्च करे तो कुछ आएगा ही नहीं। और मैंने आपको क्या बताया था ये कि ये एक्सपेक्टेड है। क्या है ये एक्सपेक्टेड है, प्लान है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकती है। अब हम बात करें अगर समग्र पूर्ति की, तो इसके अगर हम पहले अर्थ की बात करें तो इसका हम यहाँ पे अर्थ लिखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई इसका अभिप्राय अर्थ समग्र पूर्ति कौन करता है? पूर्ति कौन करता है? भाई सिंपल सी बात है, पूर्ति उत्पादक करता है। इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की या एक लेखा वर्ष के दौरान
उत्पादन के इच्छित स्तर से है, इच्छित स्तर से है। ये जो है इसका कहने का मतलब है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, अब उत्पादक सिंपल सी बात है कहाँ पे होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर होते हैं, प्लस द्वितीयक क्षेत्र के अंदर होते हैं, प्लस तृतीयक क्षेत्र के अंदर होते हैं। यहाँ 3 जगह होते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों सेक्टर क्या करते हैं? ये तीनों सेक्टर जो है वस्तु का और सेवा का उत्पादन करते हैं। तो समग्र पूर्ति क्या है? समग्र पूर्ति जो है एक साल के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादक कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने का प्लान कर रहे हैं। क्या बोला बेटा उसने? इच्छित, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितनी वस्तु और सेवा बनाना चाह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मतलब क्या हुआ कहने का कि ये भी प्लान है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्लान की ही बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं। जो दोनों टर्म हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये दोनों प्लान है, एक्चुअल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उत्पादक एक साल के अंदर तीनों क्षेत्रों के उत्पादक एक साल के अंदर कितनी वस्तु बनाना चाह रहे हैं, क्या उनकी इच्छा है, वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। और उपभोक्ता कितना खरीदना चाहता है एक साल के अंदर, वो एग्रीगेट डिमांड होती है। दोनों प्लान है, एक्चुअल नहीं है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। और मैंने आपको ये बताया था बेटा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो C+I का सम होती है। इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक चीज़ को समझने वाले हैं कि जो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, इस रिगार्डिंग अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। उससे पहले जो है क्या है पूर्ति का, हमने मतलब बोला कि एक साल के अंदर एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों क्षेत्रों के उत्पादक एक साल के अंदर कितनी वस्तु और सेवा की प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, वो बेटा समग्र पूर्ति होती है, ठीक है। अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे आपको क्या समझना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो समग्र पूर्ति होती है ना, जो समग्र पूर्ति होती है वही जो है बेटा राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। क्या कह रहा हूँ मैं? जो समग्र पूर्ति होती है ये आपकी राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। मतलब कि ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, और राष्ट्रीय आय को किससे डिनोट करते हैं इस चैप्टर के अंदर? वाई से। मतलब जो आपका AS है ये किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल कैसे है, ठीक है। ये पॉसिबल क्या? नहीं NY नहीं लिखना, वाई लिखना है केवल। वाई जो है, आय जो है वो नेशनल इनकम की ही बात चल रही है यहाँ पे। देखिए अब ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो अगर बेटा आपको याद हो आय का चक्रीय प्रवाह, अगर आपको याद हो आय का चक्रीय प्रवाह, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है उत्पादन। उत्पादन कैसे पॉसिबल हो पाता है? उत्पादन पॉसिबल हो पाता है जब परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या करता है? जब परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जब ये उधार में दे देता है, क्रेडिट में दे देता है, तो उत्पादक प्रोडक्शन कर पाता है। फिर जब प्रोडक्शन हो जाती है तो उसको ये पता चल जाता है कि कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तु और सेवा बनी है, कितने मौद्रिक मूल्य की वस्तु और जो सेवा है
वो कितने की बनी है उसको पता चल जाता है। फिर जितनी बनी होती है उतने ही क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, उत्पादन से आय का सर्जन होता है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था, मान लो 2 लाख रुपए की वस्तु बनी, तो अगर मतलब जो जितने भी उस उत्पादक ने टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट किया है उनकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज़। तो इनकम भी कितनी क्रिएट होगी, इनकम भी जो है वो 2 लाख रुपीज़ की ही क्रिएट होगी। और मैंने आपको ये बताया था, ये जो आय का चक्रीय प्रवाह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बचत जो है वो नहीं हो रही, ठीक है, ये इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। तो मैंने आपको बताया था अगर 2 लाख रुपए की आय का सर्जन हो रहा है तो वह भी कितना हो जाएगा, वह भी जो है वो 2 लाख रुपए ही होगा। और मैंने आपको ये बताया था, इसलिए राष्ट्रीय आय की भी निकालने की 3 तरीके की विधियां होती है, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। कहीं से भी आंसर निकालो, आंसर जो है वो आपका सेम आता है, और जो है आंसर जो है वो आपका सेम आता है। और आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको आप कह सकते हो समग्र पूर्ति। क्या है ये, समग्र पूर्ति। और इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कहोगे, यही तो राष्ट्रीय आय होती है, क्या होगे, क्या है ये राष्ट्रीय आय। क्यों, क्योंकि ये आय कैसे क्रिएट हुई, जब उसने उत्पादन के साधन दिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, जब ये उसने 4 साधन दिए तो फिर उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, भूमि के बदले में बेटा देता है किराया, श्रम के बदले में क्या देता है, मजदूरी, पूंजी के बदले में क्या देता है, ब्याज, और उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ। इन चारों को क्या कहते हैं, इन चारों को कहते हैं, इन चारों को कहते हैं साधन आय या कारक आय भी इसको कह सकते हो। साधन आय या कारक आय, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट होती है और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, कारक आय का साधन आय का ही तो जोड़ होती है, जो एक सामान्य निवासी ने 1 साल के अंदर अंदर कमाई है। तो ये जो होती है ये राष्ट्रीय आय है। और जितने मॉनेटरी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो बेटा समग्र पूर्ति है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में जो है बराबर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब जरा यहाँ पे दिमाग खोल के जरा सुनेंगे। तो भाई हमने बोला यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से निष्कर्ष निकला ये कि जी AS जो है वो Y के बराबर होता है। क्यों, आय का चक्रीय प्रवाह इसका रीज़न है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने तो आपको ये भी बताया कि जी जो हमारी जो इनकम होती है या तो हम उसका उपभोग कर लेते हैं या वो सेव हो जाती है, ये भी तो मैंने आपको बताया था। इट मीन्स ये तो है ही बेटा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा फिर तो कि भाई AS जो है वो Y के इक्वल होती है, और Y किसके इक्वल होता है, Y इक्वल होता है C प्लस S के। ये भी पॉसिबल हो गया, मतलब कि ये इस बराबर और ये इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर हैं। तो बेटा आप ये भी कह सकते हो कि जो एग्रीगेट सप्लाई जो है ये बराबर होती है C प्लस S के, क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई है वही तो इनकम है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ये C प्लस S के बराबर होती है। ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। एग्रीगेट सप्लाई बेटा सबसे पहले आपको ये समझना है समग्र पूर्ति क्या है। समग्र पूर्ति का मतलब होता है 1 साल के अंदर अंदर एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक हैं वो कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो समग्र पूर्ति होती है। फिर मैंने आपको बोला कि समग्र पूर्ति जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। क्यों होती है राष्ट्रीय आय के बराबर, उसके लिए पहले तो आपको आय के चक्रीय प्रवाह बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने तरीके की अवस्थाएं होती है और आय का चक्रीय प्रवाह क्या है 2 सेक्टर के मॉडल के अंदर, वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो 2 सेक्टर के मॉडल के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह में मैंने आपको ये बताया था, पहले जो है परिवार क्षेत्र क्या करता है, पहले जो है परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, ये भूमि श्रम पूंजी उद्यम उधार में, जिसकी मदद उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करता है, तो वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन करता है। तो उससे उसको पता चल जाता है कि भाई मैंने कितने रुपए की वस्तु और सेवा बनाई है, इनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो मैंने मान लो 2 लाख है, तो उसने क्योंकि ये चारों की चारों चीज़ें उधार में ली थी, फिर उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या करता है,
इनकी पेमेंट करता है। भूमि के बदले में किराया, इसके बदले में मजदूरी, इसके बदले में ब्याज, इसके बदले में लाभ। तो ये चारों चीज़ों की पेमेंट कितनी होगी? इसके बराबर जितने रुपए की प्रोडक्शन हुई है, क्योंकि जितने की बनी है उतनी तो पेमेंट होगी। तो ये क्या हो गया, 2 लाख की बनी थी वस्तु और 2 लाख की ही पेमेंट होगी। उत्पादन से आय का सृजन होता है और उपभोक्ता फिर सारा का सारा खर्च कर देता है। तो ये मैंने बोला कितने रुपए की वस्तु बनी वो समग्र पूर्ति है, और जितनी इनकम जनरेट हुई वो राष्ट्रीय आय है। इस वजह से इसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। तो एएस और वाई बराबर होता है, और जो हमारी इनकम होती है वो या तो कंज्यूम हो जाती है या वो सेव हो जाती है। तो मतलब कि एएस जो है वो वाई के बराबर और वाई किसके बराबर? सी प्लस एस के बराबर। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो चाहे तो ए एस इज इक्वल टू वाई कह लो या ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो सी प्लस एस के बराबर होती है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो सी प्लस आई के बराबर होती है। आधा झमेला तो बच्चों को यही रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। आधा तो यही रहता है कि यार ए डी सी प्लस आई होता है या सी प्लस एस होता है, आधा तो यही झमेला रहता है। तो ए डी जो है वो होता है सी प्लस आई। इसके रिगार्डिंग अभी हम ब्रीफ में चर्चा कर चुके हैं, सी क्या होता है, आई क्या होता है, उपभोग फलन क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। और ए एस क्या होता है? ए एस होता है सी प्लस एस। तो यहाँ पे जो सी है वो तो वही है उपभोग फलन, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको। हमें बस क्या पढ़ना है, हमें बस यहाँ पे पढ़ना है बचत फलन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये, इतना कोई डीप से नहीं है। बचत फलन क्या होता है भाई? जैसे उपभोग फलन होता है वैसे बचत फलन भी होता है। भाई मैंने अभी उपभोग फलन क्या लिखा था? C इज इक्वल टू एफ वाई। तो ऐसे ये भी होता है S इज इक्वल टू एफ वाई। मतलब कि S का मतलब क्या है यहाँ पे? सेविंग। आपकी जो बचत है वो आपकी आय के ऊपर निर्भर करती है। आपकी जो बचत है आप कितना सेव करोगे ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और F क्या है यहाँ पे? F यहाँ पे फलन है बेटा। तो इनकम बढ़ने से क्या होता है? इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ती है और इनकम घटने से सेविंग घटती है। सिंपल सी बात है। जब जैसे उपभोग के साथ होता है वैसे इसके साथ भी होता है। भाई जब ज़्यादा इनकम होगी तो बंदा ज़्यादा सेव करेगा, और जब कम इनकम होगी तो कम सेव करेगा। जब ज़्यादा इनकम होती है तो ज़्यादा उपभोग करते हैं, जब कम इनकम होती है तो कम उपभोग करते हैं। क्योंकि जो उपभोग और जो बचत होती है वो इनकम का ही तो पार्ट है। इनकम भाई हमारी जो इनकम है वो 2 जगह जा रही है, या तो उपभोग में या बचत में। तो ये सी और एस जो है ये इनकम के ही तो पार्ट है ना बेटा। तो इनकम का जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो भाई ये दोनों भी ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे ये घटेगी तो ये दोनों भी घटेंगे। तो इनकम का बचत के साथ भी सीधा संबंध है और उपभोग के साथ भी सीधा संबंध है। तो अगर आपसे वो पूछे बचत फलन क्या है तो आप बोलेंगे आय तथा बचत के बीच, आय तथा बचत के बीच फलनात्मक संबंध। आय तथा बचत के बीच फलनात्मक संबंध बचत फलन कहलाता है। बचत फलन कहलाता है। ये आप जो है यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा जी, अगर हमें इसको एक तालिका से समझना चाहूँ, बचत फलन को अगर एक मैं तालिका से समझना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो है हाँ जी, प्राइस में नेगेटिव बेटा, बचत का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम प्राइस की बात नहीं करते इस चैप्टर में, और बचत का प्राइस से कोई लिंक नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ये y ले लिया, मान लीजिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं C, ठीक है। मान लीजिए लाइक 40, 100, 40, 100 एंड 160, 220, 280, 340, ये मैंने ले लिया C। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने आपको ये बोला कि भाई जो हमारी इनकम होती है वो C प्लस एस का सम होती है। तो अगर मुझे S निकालना है तो y माइनस सी इज इक्वल टू एस, इससे निकल जाएगा। तो अगर मुझे S निकालना है तो S कैसे निकलेगा? देखिए S कैसे निकलेगा, y माइनस सी,
0 माइनस 40 माइनस का 40, 100 माइनस 100 0, 200 माइनस 160 40, 300 ये 80 आ जाएगा, इसमें से कर देते हैं 120 आ जाएगा, इसमें से कर देते हैं 160 आ जाएगा। ये मैंने s निकाल लिया। कैसे निकला s जो है y में से c को घटा दिया। अब यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है बेटा, देखिए गौर करने वाली बात ये है, सबसे पहली बात तो इनकम के, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे, आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। इनकम के जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सी बार। ये क्या है, ये स्वायत्त उपभोग कहलाता है, ठीक है, क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला भाई ये कैसे पॉसिबल है, भाई जब मैं कमा ही नहीं रहा तो मैं उपभोग कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 40। मैंने आपको ये बताया था कि स्वायत्त उपभोग कैसे पॉसिबल है, भाई या तो हमारे जो बैंकों में पैसे जमा हैं या तो हम उसका यूज़ करेंगे, या भाई किसी से उधार मांगनी पड़ेगी, किसी की जेब काटो, खून करो, को जो मर्जी करो, भैया हमें तो भैया कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं उधार लेके करूँ, चाहे मैं अपनी बैंक की सेविंग को यूज़ करके करूँ, कुछ भी करूँ मैं, मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा। तो भाई मैं अपनी बचत का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जो अपने बैंक में पैसा सेव कर रखा था उसका यूज़ करके 40 रुपये की कंजम्पशन कर रहा हूँ। तो इनकम के जीरो होने पे जो कंजम्पशन का लेवल होता है इसको तो स्वायत्त उपभोग कहते हैं, स्वायत्त उपभोग इसको कहते हैं। और ये जो होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक बचत, और इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं माइनस के s बार से। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में जो है डिस सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिस सेविंग कहते हैं कि भाई मेरी जो स्वायत्त उपभोग है वो कैसे हो पाई, डिस सेविंग करके। डिस सेविंग का मतलब जो बैंक में पैसा जमा था उसका यूज़ कर रहे हो आप। और जो ये पॉइंट है यहाँ पे देखिए बेटा, बहुत ही गजब का पॉइंट है ये, 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये उड़ा रहे हो, कोई बचत नहीं कर रहे, जीरो। इसको, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं समविच्छेद, समविच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं इसको, समविच्छेद बिंदु। किसी को छेदना नहीं है, या इसको आप जो है समता बिंदु भी कह सकते हो, ठीक है, समविच्छेद बिंदु या समता बिंदु। हिंदी में इसके नाम थोड़े अजीब हैं, इंग्लिश में अगर हम इसके बात करें तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये कहते हैं इसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं BEP, BEP कहते हैं इसको शॉर्ट में, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर वो इसकी एक नंबर में कई बारी इसका मीनिंग पूछा जाता है कि जी समविच्छेद बिंदु होता क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं, तो आप इसकी दो तरीके से लिख सकते हो इसका अर्थ। आप ये भी लिख सकते हो जहाँ पे I और C, जहाँ पे I और उपभोग बराबर होते हैं वो समविच्छेद बिंदु होता है। I और उपभोग बराबर है ना, ये भी 100 ये भी 100, ये लिख दो, या ये भी लिख दो समविच्छेद बिंदु वो होता है जहाँ बचत जीरो होती है, ये भी लिख सकते हो, बात खत्म। भाई बचत जीरो है ना इस पॉइंट पे, समविच्छेद बिंदु कौन सा होगा, जितना कमा रहे हो, जितना कमा रहे हो उतना उड़ा रहे हो, वो समविच्छेद बिंदु होगा। तो जैसे भी चाहो ऐसे भी लिख सकते हो इसका अर्थ, ऐसे भी लिख सकते हो कि जहाँ आय और उपभोग बराबर होते हैं वो समविच्छेद बिंदु होता है, या जहाँ बचत जीरो होती है वो समविच्छेद बिंदु होता है, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ से कुछ पॉइंट देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पॉइंट देखिए क्या क्या निकल रहे हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी बचत भी बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी बचत भी बढ़ रही है। देखो 100 पे जीरो थी, 200 पे 40 हो गई, 300 पे 80 हो गई, 400 पे 120, 500 पे ये बढ़ रही है, प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध है। लेकिन आप यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्या समझना है, जो आपकी जो बचत है ना, बचत सेविंग, वो नेगेटिव भी है, वो जीरो भी है, और वो पॉजिटिव की भी है। तो आपकी जो बचत है ये बेटा ऋणात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव जो है नेगेटिव हो सकती है। आपकी बचत बेटा शून्य भी हो सकती है, जीरो भी पॉसिबल है, सेविंग जीरो हो सकती है, पॉसिबल है, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती बेटा, और धनात्मक भी हो सकती है, सब हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सेविंग जो है, सेविंग जो है वो जीरो हो सकती है, पॉसिबल, बट कंजम्पशन नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। और
ये भी ध्यान रखिएगा। तो मतलब कैसे कि है जी, है जी। बचत ऋणात्मक कैसे? नहीं 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 नहीं, अभी वो आगे आएंगे कॉन्सेप्ट। ऋणात्मक बेटा ऐसे होगी ना भाई, मैं जब नहीं कमा रहा, जब मैं कुछ कमा ही नहीं रहा, तो मैं अपने बैंकों का पैसा यूज़ कर रहा हूँ। ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जो आपने सेव कर रखी थी, अब आप उसका यूज़ कर रहे हो। भाई जैसे मान लो आपको जो है हर महीने पॉकेट मनी मिलती थी, ठीक है, तो आपने उसको 6 महीने तक आपने 6 महीने तक उसको सेव करके रख लिया, लेकिन कुछ काम पड़ गया, आपने उसको खर्च कर दिया। तो अपनी सेविंग को खर्च कर देना ऋणात्मक बचत कहलाती है। और ऐसा कब होता है? जब आपकी बचत जीरो होती है और आपको कंजम्पशन करनी है, तो अपनी बचत का यूज़ करोगे। तो एस जीरो हो सकता है बेटा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ये लड़का कह रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो एस है ना, कभी भी y के बराबर नहीं हो सकती। s डज नॉट इक्वल टू y। इनफैक्ट s ना तो बराबर हो सकती और ना ही y से ज़्यादा हो सकती बेटा। लेकिन कंजम्पशन हो सकती है। कंजम्पशन y के बराबर भी हो सकती है और कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है। कंजम्पशन हो सकती है। बंदा बिना सेविंग के रह सकता है, लेकिन बिना कंजम्पशन के नहीं रह सकता। कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकती है, सेविंग इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, सेविंग जीरो हो सकती है। ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बट ये आपको जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं। आपकी जो सेविंग है हमेशा कम रहेगी, हमेशा कम रहेगी इनकम से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बचत जो है वो इनकम का पार्ट होती है इस वजह से। लेकिन कंजम्पशन में ऐसा नहीं है बेटा। कंजम्पशन बराबर भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, सब हो सकती है, बट डज नॉट इक्वल टू जीरो। और जीरो ही नहीं होगी तो नेगेटिव तो भूल ही जाओ, हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो बेटा इसके, हेलो सर, हाँ जी, पांचवा फिर दोबारा समझा दीजिए जरा। पांचवा पॉइंट का मतलब है कि ये ग्रेटर देन का साइन है, एस की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, और ये जो लगाया है मैंने, ये जो इसको कहते हैं ग्रेटर डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन डज नॉट इक्वल टू। जैसे ये होता है डज नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो इसका मतलब है कि भाई अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 150 रुपये कैसे बचा लोगे आप? भाई बचत जो है वो इनकम का पार्ट होती है। तो जब आप कमाई 100 रुपये रहे हो तो 100 में से 150 कैसे बचा लोगे? 100 में से 150 नहीं बच सकते। बचत कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, और बचत कभी भी इनकम के बराबर भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी जो इनकम होती है या तो वो भोग हो जाती है या वो सेव हो जाती है। भाई बचत और सेविंग बराबर कब होंगे? जब कंजम्पशन जीरो होगी, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। तो कंजम्पशन कभी भी क्योंकि जीरो नहीं हो सकती, इस वजह से एस और वाई कभी भी बराबर नहीं होंगे। ना ही एस ज़्यादा हो सकता, हमेशा कम रहेगा। हमेशा बचत इनकम से कम रहती है। इसी वजह से इसका वक्र है वो किस तरीके से बनता है? इस वजह से इसका जो वक्र है वो आपका जो है बेटा इस तरीके से बनता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सब हो सकता है ये। तो इसका जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है, जहाँ पे यहाँ जो पॉइंट है इसका मतलब है बचत जीरो है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है, इसका मतलब है ये है बेटा ऋणात्मक बचत। यहाँ पे आपने डिस सेविंग कर ली है, माइनस का एस बार कहते हैं इसको। और ये वाला जो पॉइंट है ये होती है आपकी धनात्मक बचत। आप यहाँ पे अपनी इनकम से पैसे सेव कर रहे हो। ये जो पॉइंट है बेटा, ये एस इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हो या बीईपी भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने बोला भाई समविच्छेद बिंदु कौन सा है जहाँ बचत जीरो है। तो ये जो पॉइंट है यहीं बचत जीरो है और यहीं पे ये ब्रेक इवन पॉइंट भी है। तो इसका जो वक्र है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको देखिए क्या ध्यान रखनी है, जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकम के जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है वो सी बार होता है, और इनकम के जीरो होने पे जो एस का जो लेवल होता है बचत का वो माइनस का एस बार होता है। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों देखो बराबर हैं। भाई ये कंजम्पशन कैसे पॉसिबल हो पाई? मैं अपनी सेविंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सी बार होता है ना वो बराबर होता है माइनस के एस बार के।
मतलब कि भाई मैं 40 की कंजम्पशन कर रहा हूँ, कैसे? अपनी 40 की सेविंग का यूज़ करके, तभी तो 40 आई स्वायत्त उपभोग। तो जो मैं ये कंजम्पशन कर पा रहा हूँ 40 की, ये कैसे पॉसिबल है? सेविंग का यूज़ करके। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बस एक माइनस का अंतर है। बचत में माइनस आएगा क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि सी बार इज इक्वल टू एस बार माइनस का एस बार व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0। तो कर्व इसका ऐसे बनता है। और अगर हम इसकी बात करें बचत फलन का एल्जेब्रिक, तो बस इसको आपको ये ध्यान रखना है, आप ये होता है बेटा, इसके कई सारे फॉर्म्स हैं। देखो इसको लिखते हैं ऐसे, माइनस का एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इसी तरीके से ये होता है माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई। ये सब एक ही चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरीके से जो है बेटा, आप ये भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है सी बार इज इक्वल टू 1 माइनस बी वाई। इसी तरीके से ये भी लिखा रहता है सी बार प्लस एम पी एस वाई। ये चारों की चारों एक ही चीज़ें हैं, कोई अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बोला सी बार और माइनस का एस बार ये दोनों इक्वल होते हैं, तो चाहे सी बार लिख लीजिए चाहे माइनस का एस बार लिख लीजिए, एक ही चीज़ होती है। ठीक है। और रही बात, हाँ जी, नहीं सी वो मैं देख के बता दूंगा आपको। मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, शायद लगा देना, अगर हो तो मेरे को अभी याद नहीं है, देख लेना। लेकिन ये सारी एक ही चीज़ें हैं। और रही बात यहाँ पे ये MPS क्या होता है, तो अभी तो हमने MPC भी नहीं पढ़ा, MPC क्या होता है और MPS क्या होता है। तो ये है जी, APC और APS। हाँ ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बट यहाँ पे ये YI है, ठीक है, ये डिस सेविंग है, और BMPC है, और ये MPS है। तो हमें बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई उपभोग फलन जो होता है ये होता है सी बार प्लस BY, और बचत फलन जो होता है ये होता है माइनस का एस बार प्लस 1 माइनस BY। इन दोनों के ऊपर हम जो है, इन दोनों के ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये MPC MPS APC APS ये सब क्या होता है, ये सब जो है हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट इतनी बकवास आपको ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये शीट में आपको भेज दूंगा, इसको अच्छे से जो है पढ़कर आइएगा। ठीक है जी।